दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो अगर कट जाए तो हमारे 25 करोड़ नागरिक हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से अलग थलग पड़ सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं चिकन नेक की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। वो 22 किलोमीटर की का पतला सा रास्ता जो दशकों से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे दुखती रग माना जाता रहा। चीन और पाकिस्तान की नजरें हमेशा इसी पर टिकी रहती थी कि कब मौका मिले और भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो सब पुराने दिन थे। अब जो हुआ है उसने इतिहास बदल दिया है। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश से लेकर चीन तक खलबली मच गई है? क्या यह सच है कि भारतीय सेना ने बिना एक गोली चलाए 1000 किलोमीटर लंबे एक ऐसे अदृश्य किले का निर्माण कर दिया है जिसे भेदना अब नामुमकिन है? दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां अमेरिका की CIA से लेकर चीन की MI6 तक सोती क्यों रह गई? आखिर भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल दिया? यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। यह थी एक ऐसी बिसात जिसने दुश्मनों के सारे मोहरों को एक ही चाल में मात दे दी है। लेकिन दोस्तों, इस बड़ी और ऐतिहासिक खबर पर आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। एक ऐसी बात जो शायद आपकी देशभक्ति पर, आपके भारत प्रेम पर एक सवाल खड़ा करती है। आप और हम अक्सर इंटरनेट पर गानों के वीडियो, LDD रेकियों के नाच गाने वाले वीडियो, अश्लील वीडियो, कॉमेडी शो और मनोरंजन की चीजों को लाखों करोड़ों व्यूज देते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जब हम दिन रात मेहनत करके देश के महत्वपूर्ण खबरों को, अपने भारत देश के गौरव को आप तक पहुंचाते हैं, तो आप ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही आप पूरी वीडियो को देखते हैं। आज मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। आपसे गुजारिश है कि अगर सच में हमारी तरह आपके दिल में भी अपने इस भारत देश के लिए जरा सा भी प्यार है, तो इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स और अपने देश के भारतीय सेना जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात हैं, उस इंडियन आर्मी के लिए कमेंट में ज्यादा से ज्यादा जय हिंद वंदे मातरम लिखकर भर दीजिए और पूरी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब वापस लौटते हैं उस सनसनीखेज घटनाक्रम पर जिसने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। इस पूरे वाक्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन के टुकड़े को समझना होगा जिसे चिकन नेक कहा जाता है। जरा अपनी आंखों के सामने भारत का नक्शा लाइए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में वो हरे रंग का पतला सा गलियारा देखिए। यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब देखिए, इसके एक तरफ यानी उत्तर में नेपाल है, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश है और ठीक सिर पर जरा सा ऊपर भूटान के पास बैठा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन। सोचिए, तीन देशों के बीच फंसी यह जमीन की पतली सी पट्टी, जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर तो सिर्फ 22 किलोमीटर है। जी हां, सिर्फ 22 किलोमीटर। एक बड़े शहर में आप एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं तो इससे ज्यादा का रास्ता तय कर लेते हैं। यह 22 किलोमीटर का रास्ता ही हमारे पश्चिम बंगाल को हमारे 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारी 7 सिस्टर्स से जोड़ता है। असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। यह वो इलाका है जहां हमारे 25 करोड़ से ज्यादा भाई बहन रहते हैं। यह वो इलाका है जो प्राकृतिक खजानों से भरा पड़ा है। असम की चाय से लेकर अरुणाचल के पहाड़ों तक यह भारत का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और दशकों से दोस्तों, हर रक्षा विशेषज्ञ, हर आर्मी जनरल के माथे पर इसी 22 किलोमीटर की शिकन रही है। यह डर आज का नहीं है। यह डर 1962 के युद्ध से चला आ रहा है। जब चीन की सेना ने धोखे से हमला किया था, वह अरुणाचल के रास्ते लगभग तेजपुर तक पहुंच गई थी। उस वक्त यह गलियारा कटने की कगार पर आ गया था। उस दिन दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को यह एहसास हो गया था कि हमने कितनी बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। सोचिए, यह वैसा ही है जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा महल हो, लेकिन उस महल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही पतला सा दरवाजा हो। दुश्मन को बस क्या करना है? उसे उस दरवाजे को जाम करना है और महल के अंदर बैठे आप बाहर की दुनिया से कट जाएंगे। ना राशन आएगा, ना पानी,
न मदद। बस यही था हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये हमारी दुखती रग थी, जिसे दबाकर चीन हमें कभी भी घुटनों पर ला सकता था। हमारी सेना की हर किताब, हर वॉर गेम का पहला अध्याय यही होता था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा कैसे करें? दुश्मन की तोपें इतनी नजदीक थीं कि उनके गोले इस पार से उस पार जा सकते थे। अगर चीन ने महज 100 किलोमीटर का फासला भी तय कर लिया होता तो वह इस गलियारे को पूरी तरह काट सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए जरा क्या होता। हमारे 25 करोड़ भाई बहन मुख्य भारत से कट जाते। उन तक राशन, दवाई, पेट्रोल, यहां तक कि सेना की मदद पहुंचाना भी नामुमकिन हो जाता। देश पलक झपकते ही दो हिस्सों में बंट जाता। यह एक ऐसा डरावना सपना था जिसे चीन हर हाल में पूरा करना चाहता था। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, यह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का हमारा इकलौता जमीनी दरवाजा था। इसे एक कमजोरी की वजह से हम अपने ही नॉर्थ ईस्ट में खुलकर विकास नहीं कर पा रहे थे। हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यह सोचना पड़ता था कि अगर कल को लड़ाई छिड़ गई तो इस सब का क्या होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसने 70 सालों से भारत को जकड़ रखा था। और दोस्तों, इस डरावने सपने को हकीकत में बदलने के लिए चीन ने सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा नहीं किया। चीन की फितरत है, वह सीधा नहीं लड़ता। वो पड़ोसियों को भड़काता है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उनकी जमीन का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करता है। चीन ने इस खेल के लिए उस देश को अपना मोहरा बनाया जिसे भारत ने अपने खून से आजाद कराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए 1971 में हमारे हजारों जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वही बांग्लादेश जिसे भारत ने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के अंदर अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया। क्यों? क्या चीन को बांग्लादेश की जनता से कोई प्यार था? नहीं, चीन का मकसद था भारत को घेरना। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली नीति का हिस्सा था, जिसमें वह भारत के चारों तरफ बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का एक जाल बिछा रहा था। चीन ने बांग्लादेश को पनडुब्बियां दी। सोचिए जरा, बांग्लादेश को मिंग क्लास की पुरानी पनडुब्बियों की क्या जरूरत थी? उसका दुश्मन कौन है? वो पनडुब्बियां सिर्फ इसलिए दी गईं ताकि चीन का एक जासूस बंगाल की खाड़ी में बैठा रहे और भारत के हर जहाज पर नजर रख सके। चीन ने उन्हें लड़ाकू जहाज बेचे, उन्हें सस्ते कर्ज पर हथियार दिए, उनके बंदरगाहों जैसे चटगांव और पायरा को विकसित करने के नाम पर वहां अपने ठिकाने बना लिए। बांग्लादेश की सरकार भी सस्ते कर्ज और मुफ्त के हथियारों के लालच में यह सोचे बिना कि यह कर्ज का जाल है, चीन की गोद में जाकर बैठ गई। उन्हें लगा कि चीन की दोस्ती के सहारे वो भारत को आंख दिखा सकते हैं। वह भूल गए कि भारत ना होता तो उनका वजूद ही ना होता। बांग्लादेश के रास्ते चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसे आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, भारत के ठीक बगल से गुजरने लगी। यह भारत के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। चीन की कंपनियां बांग्लादेश में वह सड़कें और पुल बना रही थीं जो सीधे सीधे भारत के चिकन नेक सॉक के पास तक जाती थी। यह खतरा सबसे ज्यादा तब महसूस हुआ दोस्तों, जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी थी। वो जो पठार था, वो ट्राई जंक्शन, वो भूटान का इलाका, चीन वहां सड़क क्यों बना रहा था? वो इसीलिए बना रहा था ताकि वो उस ऊंचाई से सीधा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमारे चिकन नेक पर तोपों से हमला कर सके। वही वो एक झटके में उस 22 किलोमीटर के गलियारे को काटने की पूरी तैयारी कर चुका था। उस दिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को, हमारी सरकार को, हमारी सेना को यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अगर आज हमने इस कमजोरी का पक्का इलाज नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। उस दिन कसम खाई गई कि इस 22 किलोमीटर की निर्भरता को अब जड़ से खत्म करना होगा। इसे अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे? क्या भारत बांग्लादेश पर हमला कर देता? नहीं, भारत ऐसा देश नहीं है। क्या भारत चीन से सीधी लड़ाई मोड़ लेता? शायद अभी सही वक्त नहीं था। तब भारत ने जो योजना बनाई दोस्तों,
उसे शायद इतिहास में किसी नाम से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि यह ऑपरेशन साइलेंस था। यह योजना तोप, टैंक और मिसाइल की नहीं थी। यह योजना थी दिमाग की, कूटनीति की, इंजीनियरिंग की, अर्थशास्त्र की और सबसे बढ़कर सब्र की। भारत ने समझ लिया था कि इस 22 किलोमीटर के रास्ते पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसीलिए पहला कदम था बाईपास बनाना। जी हां दोस्तों, जैसे दिल की नसें ब्लॉक होने पर डॉक्टर एक बाईपास रास्ता बना देता है, वैसे ही भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बाईपास बनाने का फैसला किया। भारत ने फैसला किया कि हम बांग्लादेश के रहमो करम पर जिएंगे ही नहीं। अगर बांग्लादेश को चीन का खिलौना ही बनना है तो शौक से बने, हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और तब भारत ने अपना रुख किया म्यांमार की तरफ, और वहां शुरू हुआ क्लादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह चीन और बांग्लादेश के मुंह पर पहला कूटनीतिक तमाचा था। यह प्रोजेक्ट क्या है? भारत ने फैसला किया कि हम कोलकाता और हदिया के बंदरगाह से समंदर के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जाएंगे। भारत ने उस सितवे बंदरगाह को खुद विकसित किया, वहां अरबों रुपए लगाए। फिर उस बंदरगाह से कलादान नदी के रास्ते म्यांमार के अंदर तक, और फिर वहां से जमीन के रास्ते सीधा भारत के मिजोरम राज्य में। यह 1000 किलोमीटर से भी लंबा एक पूरा नया वैकल्पिक रास्ता था। इसका मतलब साफ था, अगर कल को दुश्मन चिकन नेक को बंद करने की कोशिश भी कर दे, तो भी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट समंदर के रास्ते म्यांमार से होते हुए भारत से जुड़ा रहेगा। राशन, तेल, दवाई और यहां तक कि सेना, सब कुछ इस नए रास्ते से पहुंच सकता था। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बांग्लादेश, जो अब तक यह सोचकर इतरा रहा था कि भारत की मजबूरी है, भारत को नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए उसकी जमीन चाहिए ही होगी, वो ब्लैकमेल करने की जो सोच रहा था, भारत ने उसका वो पत्ता ही छीन लिया। भारत ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी जमीन नहीं देनी, तुम्हें चीन के साथ जाना है, तुम जाओ, हम तुम्हें बाईपास कर देंगे। अब बांग्लादेश की उस जमीन की वह रणनीतिक कीमत ही नहीं रही जिसके दम पर वह इतरा रहा था। यह था पहला चरण जिसने दुश्मन की आधी ताकत वहीं खत्म कर दी। हां, यह बात सच है कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देर हुई। म्यांमार के उस इलाके में उग्रवाद की वजह से, कभी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से। लेकिन दोस्तों, हाल ही की खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रफ्तार दे दी है। सितवे बंदरगाह अब पूरी तरह सामने और ऐसा काम कर रहा है, और जमीनी रास्ते पर भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। यह भारत के सब्र और संकल्प का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, यह तो प्लान बी था। भारत सिर्फ बाएं पास बनाकर संतुष्ट नहीं होने वाला था। भारत ने फैसला किया कि वह प्लान ए को, यानी उस 22 किलोमीटर के गलियारे को ही इतना चौड़ा, इतना मजबूत, इतना अभेद्य बना देगा कि दुश्मन उसे देखने से भी कांपे। और यहीं से शुरू हुआ वो साइलेंट ऑपरेशन, वो अदृश्य किला बनाने का काम जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। आप और हम, जिसे सड़कें बनना या विकास समझ रहे थे, दोस्तों, वो असल में भारत का सबसे बड़ा और सबसे खामोश सैन्य अभियान था। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उस इलाके में सड़कों, पुलों और सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया जैसा इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सड़कें आम सड़कें नहीं थी दोस्तों, यह ऑल वेदर सड़कें थी, यानी इन पर किसी भी मौसम में चाहे बर्फ गिरे या मूसलाधार बारिश हो, ट्रैफिक नहीं रुकेगा। यह सड़कें इतनी चौड़ी और मजबूत बनाई गईं कि इन पर हमारे सबसे भारी टैंक जैसे T-90 भीष्म तोपें, जैसे बोफोर्स और धनुष और मिसाइल लॉन्चर चंद घंटों में चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। जो रास्ता तय करने में हमारी सेना को पहले 2-2 दिन लग जाते थे, जहां जवानों को पीठ पर सामान लादकर कच्ची पगडंडियों पर चढ़ना पड़ता था, अब वह रास्ता सिर्फ 2 से 3 घंटे का रह गया है। सरकार ने अरुणाचल में सेला टनल जैसी सुरंगें बनाई। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों को चीरकर बनाई गई यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में से एक है। पहले तवांग जाने का रास्ता बर्फबारी में 6 महीने बंद हो जाता था, हमारी सेना कट जाती थी। लेकिन अब इस सुरंग के रास्ते
12 महीने 24 घंटे हमारे जवान और हमारा साजो सामान तवांग तक पहुंच सकता है, जो चीन की आंख में आंख डालने के लिए सबसे जरूरी जगह है। यही नहीं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो इस इलाके की जीवन रेखा भी है, और बाढ़ के समय मुसीबत भी उस पर आईएमए बोगील और भूपेन हजारिका जैसे पुल बनाए गए। खासतौर पर बोगील पुल दोस्तों, यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके नीचे 2 रेलवे लाइन है और ऊपर 3 लेन की सड़क, और यह पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर इस पर हमारे लड़ाकू जहाज जैसे सुखोई 30 AMKI भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। सोचिए जरा, यह सिर्फ पुल नहीं थे, यह आसमान में बने रनवे थे जो लड़ाई के वक्त हमारे एयरबेस का काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सब तो वो था जो दुनिया को दिख रहा था, जिसका उद्घाटन हो रहा था, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और निर्णायक था। यह वही ग्रे जोन ऑपरेशन था, वो साइलेंट शील्ड जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अब इसे समझिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा खास तौर पर उस चिकन नेक वाले इलाके में बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत पोरस है। यहां नदियां हैं, घने जंगल हैं, दलदली जमीन है। इस वजह से कई किलोमीटर तक जमीन ऐसी है जिस पर दशकों से कोई नो मैनस लैंड जैसा माहौल था। न उधर की सेना आसानी से आ पाती थी, न दमा आए मां क्या आई पाती थी, न इधर की। यह वो ग्रे जोन था जिसका फायदा तस्कर, घुसपैठिए और दुश्मन देश के जासूस उठाते थे। चीन की नजर इसी ग्रे जोन पर थी। उसे लगता था कि लड़ाई के वक्त वह इसी खाली जमीन का इस्तेमाल करके अपने स्पेशल फोर्सेस को भारत में घुसा देगा और तबाही मचा देगा। भारत ने इसी ग्रे जोन का फायदा उठाने का फैसला किया, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए। यह कोई लाखों सैनिकों का हमला नहीं था, जैसा कि कुछ सनसनीखेज खबरों में बताया जाता है। यह था इंच दर इंच आगे बढ़ना। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF और सेना की इंजीनियरिंग कोर ने रातों के अंधेरे में विकास कार्यों और बाढ़ लगाने के नाम पर धीरे धीरे अपनी चौकियों को, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को उन इलाकों में स्थापित करना शुरू कर दिया जो सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थे। यह सब इतनी शांति से और इतने सधे हुए तरीके से हुआ कि जब तक बांग्लादेशी गार्ड्स या उनके चीनी आकाओं को यह समझ आता कि हो क्या रहा है, तब तक भारत की एक नई मजबूत डिफेंस लाइन तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, मैं फिर साफ कर दूं, यह जमीन पर कब्जा करना नहीं था। यह अपनी ही जमीन पर, जो दशकों से खाली पड़ी थी, उस पर अपने नियंत्रण को पुख्ता करना था। मान लीजिए, पहले हमारी चौकी नदी के इस पार थी और दुश्मन उस पार के टीले से हम पर नजर रखता था। अब हमारी चौकी उस टीले पर है जहां से हम 10 किलोमीटर दूर तक नजर रख रहे हैं, और यह सब करते हुए भारत ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते का उल्लंघन नहीं किया। यह सब सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर किया गया। और दोस्तों, जब बांग्लादेश ने इस पर हल्की फुल्की आपत्ति जतानी चाहिए, तो भारत ने घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद के वो आंकड़े उसके मुंह पर मार दिए कि ढाका की बोलती बंद हो गई। भारत ने साफ कहा, हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं ताकि आपके यहां से आने वाले अवैध लोग, रोहिंग्या और आतंकी हमारे देश में ना घुस सकें। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? अब इस पर कोई क्या बोलता? यह एक ऐसी चेक थी जिसका बांग्लादेश या चीन के पास कोई मैट नहीं था। चीन यह सब देखकर हैरान था। उसे लगा था कि भारत का ध्यान तो लद्दाख और अक्साई चिन्ह पर है। असह भारत ने जानबूझकर पश्चिमी सीमा पर यानी लद्दाख में तनाव को इतना हाई प्रोफाइल बनाए रखा ताकि दुनिया की नजरें, मीडिया की नजरें सब वहीं उलझी रहे, और इस शोरगुल के बीच असली खेल चुपचाप पूर्वी सीमा पर पूरा हो गया। यह आधुनिक युग की वह चाणक्य नीति थी जिसने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया था। दुश्मन को वहां उलझाए रखो जहां वह उलझना चाहता है, और असली वार वहां करो जहां उसने सोचा भी ना हो। और दोस्तों, जब जमीन और समंदर का रास्ता सुरक्षित हो गया, तो भारत ने तीसरा मोर्चा खोला आसमान का। यह उस अदृश्य किले का तीसरा और सबसे घातक हिस्सा था। भारत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पर चीन सीमा के पास, हर एक 100 से 150 किलोमीटर पर एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड
यानी एक छोटी हवाई पट्टी को अपग्रेड कर दिया। पासीघाट, मेचुका, जीरो, टूथिंग, वोलोंग। यह वो नाम है जो पहले अंग्रेजों के जमाने के छोटे छोटे एयरफील्ड हुआ करते थे। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके इन सभी हवाई पट्टियों को पक्का कर दिया, लंबा कर दिया और वहां रात में उतरने की सुविधाएं लगा दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारे लड़ाकू जहाज जैसे राफेल और सुखोई और हमारे सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलस, जो पहले दिल्ली, अंबाला या बरेली से उड़ते थे और जिन्हें सीमा तक पहुंचने में वक्त लगता था, वो अब चीन की सीमा के ठीक बगल से महज 5 से 10 मिनट की दूरी से उड़ सकते हैं। अगर चीन ने जरा भी हरकत करने की सोची तो भारत का जवाब मिनटों में पहुंचेगा, घंटों या दिनों में नहीं। यह जो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया दोस्तों, यानी म्यांमार का समुद्री रास्ता पहला, जमीन पर नई चौड़ी सड़कें, पुल, सुरंगें, दूसरा ग्रे जोन में नई चौकियां, तीसरा और आसमान में हवाई पट्टियों का जाल चौथा। इसी ने मिलकर उस 1000 किलोमीटर की दूरी को पूरा किया, लंबे अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। यह 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। यह 1000 किलोमीटर लंबा वो वैकल्पिक और सुरक्षित नेटवर्क है जिसने 22 किलोमीटर की उस कमजोरी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का बांग्लादेश पर क्या असर हुआ। असर बहुत गहरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश जो चीन से सस्ता कर्ज लेकर और मुफ्त की पनडुब्बियां पाकर इतरा रहा था, उसे अब समझ आ गया है कि भारत ने उसे अप्रासंगिक बना दिया है, इररिलेवेंट कर दिया है। यह कूटनीति का सबसे बड़ा सबक होता है, किसी को हराना नहीं, उसे अप्रासंगिक बना देना। भारत को अब नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बांग्लादेश के रहम की जरूरत नहीं है और यही बात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और उसकी राजनीति को सीधी चोट पहुंचा रही है। आपको याद होगा हाल ही में बांग्लादेश में कैसी राजनीतिक अस्थिरता आई थी। वहां की पुरानी सरकार जो चीन की तरफ ज्यादा ही झुक रही थी, उसे जाना पड़ा और जो नई अंतरिम सरकार आई, वह आते ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात क्यों करने लगी? क्योंकि उन्हें दिख रहा है वहां की मुद्रा टिका लगातार गिर रही है, महंगाई आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक जो चीन के दम पर वहां पैसा लगा रहे थे, वह अब देख रहे हैं कि इस इलाके का असली बॉस, असली स्थिर ताकत भारत है। अगर भारत नाराज है तो यहां धंधा करना आसान नहीं होगा। जो बांग्लादेश पहले भारतीय सामानों पर रोक लगाता था, कस्टम में जानबूझकर देरी करता था, वही बांग्लादेश अब भारत से व्यापार बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। भारत ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई धमकी दिए, सिर्फ अपने एक्शन से बांग्लादेश को उसकी असल जगह दिखा दी है। भारत ने यह संदेश साफ दे दिया है, दोस्ती करोगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे दुश्मनों के हाथ का खिलौना बनोगे तो हम तुम्हें बाएं पास कर देंगे और तुम अलग थलग पड़ जाओगे। और चीन पर क्या असर हुआ? चीन का वो सपना, वो चिकन नेक को काटकर भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का सपना, वो सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका है। अब भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड नहीं रहा, वो म्यांमार के रास्ते से लिंक्ड हो गया है। अब 22 किलोमीटर का वो गलियारा भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक किल जोन, एक मौत का फंदा बन गया है। अब अगर दुश्मन की सेना ने उस 22 किलोमीटर के गलियारे में घुसने की जुर्रत की, तो वो एक ऐसी चक्की में फंसेगा जहां 3 तरफ से, यानी जमीन से, आसमान से और सुरंगों से निकलकर भारतीय सेना उस पर ऐसा प्रहार करेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो एक कीमा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, यह जो कुछ भी हुआ, यह सिर्फ एक सैन्य या रणनीतिक जीत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है। यह उस नए भारत की जीत है जो अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्ट करता है, जो अब समस्याओं के जवाब नहीं ढूंढता बल्कि ऐसा सवाल खड़ा कर देता है कि दुश्मन जवाब ढूंढता रह जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां जो भारत के हर सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखती हैं, उन्हें इस जमीनी खेल की, इस इंजीनियरिंग वॉरफेयर की भनक तक नहीं लगी।
जब तक अमेरिकी थिंक टैंक इस पर केस स्टडी लिखना शुरू करते, तब तक भारत अपना काम पूरा कर चुका था। यह साइलेंट विक्ट्री, यह अदृश्य विजय ही नए भारत की पहचान है। यह उस भारत की पहचान है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है, जिसने अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत में बदल दिया है। यह जो चिकन नेक पहले हमारी गर्दन पर लटकी तलवार थी, अब वही चिकन नेक दुश्मनों के गले की फांस बन गया है। अब कोई भी देश, चाहे वह चीन हो या उसका कोई मोहरा, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है। हमारे जवानों, हमारे इंजीनियरों और हमारे गुमनाम रणनीतिकारों ने वह कर दिखाया है जो दशकों तक असंभव लगता था। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा सुरक्षित करना नहीं है, यह 25 करोड़ भारतीयों के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह भारत की एकता और अखंडता पर लगी वो अमिट मोहर है जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, भारत की इस महान रणनीतिक विजय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने चीन और बांग्लादेश को एक ही चाल में मात देकर सही किया? क्या आप भी इस न्यू इंडिया की साइलेंट ताकत को सलाम करते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे यकीन है कि इस खबर को सुनने के बाद आप और देर नहीं करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक इस गौरव को महसूस कर सके, और कमेंट में जय हिंद का नारा रुकना नहीं चाहिए।